नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी सोमवार को भारत की 3 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने हवाई अड्डे पर कंबोडिया के राजा की अगुवाई की। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने ट्विटर हैंडल से उनके आगमन की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि कंबोडिया के महामहिम राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत और कंबोडिया के बीच सभ्यता संबंधों की और गहरा करने का अवसर है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ के जश्न का समापन भी है। कंबोडिया के राजा की यह यात्रा करीब 6 दशक बाद हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नई संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने? इसी सप्ताह केंद्र में एनडीए की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। बीते 9 साल भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे हैं, नए भारत के निर्माण के रहे हैं। कल ही देश को आजाद भारत की भव्य दिव्य आधुनिक संसद मिली है। ये भारत के हजारों वर्ष पुराने लोकतांत्रिक इतिहास को हमारे समृद्ध लोकतांत्रिक भविष्य से जोड़ने वाली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर है, जिस तहत प्रदेश में काम किया जा रहा है। जिसे देखते हुए सीएम योगी ने अब भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। नगर विकास विभाग ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अब निकाय कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर डालना होगा। इसमें अपनी और अपने परिवार वालों की संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही पिछले बार की तरह तबादला में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश का किसान उससे सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है, क्योंकि 90% से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत श्रेणी का है, छोटी जोत का है। उत्तर प्रदेश के अंदर यानी अगर भारत के अंदर 11 करोड़ इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें अब तक पीएम किसान निधि के माध्यम से 55 करोड़ 55,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में आ चुकी है। इसमें 6,000 रुपए सालाना भारत सरकार प्रत्येक किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। ऐसे विभिन्न योजनाओं में एमएसपी का लाभ किसानों को प्राप्त हो, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य है, या फिर अन्य वे तमाम योजनाएं जिसमें कृषि क्षेत्र हो या नारी सशक्तिकरण का कार्य हो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं ने नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो युवा पीढ़ी के लिए भी उन्हें मिशन रोजगार के साथ जोड़ने और मिशन रोजगार के माध्यम से उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी इन 9 वर्षों के अंदर तेजी से देखने को मिला है। आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा कि देश के अंदर लगभग 50 करोड़ लोग, यानी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, 50 करोड़ लोग इससे कवरेज हो रहे हैं।
जिनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं बना पाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से, चाहे वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की हो या फिर उसी तर्ज पर हम लोगों ने जो कुछ छूटे हुए लोग थे उनके लिए भी योजना बनाई है, ये सभी मिलकर के लगभग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देश के अंदर इसका कवरेज जो लाभार्थी हैं 13 करोड़ 53 लाख हैं, तो उसमें से 1 करोड़ 46 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए भी जो सहायक उपकरण और पेंशन की सुविधा है वह देश के अंदर 24,45,000 है, तो उसमें 2,76,000 उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व से जुड़े हुए जो विवाद हुआ करते थे, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसके बारे में भी कभी उसको इस जमीन का मालिकाना अधिकार मिलेगा। लोग सोचते भी नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम 56 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना, जहां पे जिसका घर है उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी घरौनी के माध्यम से उस परिवार को दे दिया गया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि नवंबर 2023 तक हम उत्तर प्रदेश के हर उस ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सभा की किसी भूमि पर जिसने आवास बनाया है, अगर रिजर्व कैटेगरी का नहीं है तो हम उसे घरौनी उपलब्ध करवा करके उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद वह उस जमीन के नाम पर लोन लेने का अधिकारी हो सकता है, अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए कोई ऋण ले सकता है। और पूरे देश के अंदर यह एक मिशन बोर्ड पर कार्यक्रम चल रहा है। इससे राजस्व के विवादों का, बहुत सारे विवादों का निस्तारण हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार की एक एक योजना, हर एक काम देश के नाम, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उसमें जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए ये योजनाएं आगे बढ़ती हैं। एक एक योजना जनधन अकाउंट से प्रारंभ हुई योजना कितना विस्तार लेती है। लोग सोचते थे देश के अंदर 45 करोड़ से अधिक ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। और मित्रों, जनधन अकाउंट के माध्यम से जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला, यानी 48 करोड़ लोगों का देश के अंदर एक एक अकाउंट खोले गए। यानी इतने लोग ऐसे थे जिनके आजादी के बाद अपने स्वयं के अकाउंट बैंक में नहीं थे, और उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लाभ लिया। उत्तर प्रदेश में 8.5 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक के अकाउंट खोले गए इस दौरान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एमपी में 150 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के दावे पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। सीएम शिवराज ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि हम मन को बहलाने के लिए बाबा ख्याल अच्छा है। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। राहुल गांधी जी सपना देखते रहें। ये मध्य प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो मध्य प्रदेश उनकी सरकार के समय में बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्य के साथ
स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, वो सपना देखते रहें। मध्य प्रदेश अब की बार 200 पार के नारे को साकार करेगा। देखिए, कर्नाटक में बिल्ली के भाग से एक बार छीका फूटता, हर बार नहीं फूटता। राहुल गांधी, यहाँ आओ, धरातल देखो। जमा खर्च से बाबा बनकर काम नहीं चलता। और मेरी मौसी को मूछें होंगी, मैं उन्हें मामा कहूँगा, और केवल बयानबाजी से राजनीति नहीं चलती। खत्म है मामला। मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद कर दिए, ताला लग गया। राहुल गांधी, अब ये मालूम नहीं है आपको मध्य प्रदेश की स्थिति। धरातल पर आओ, फिर दावे करो। मन के बहलाने को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए। एक दिन के अनशन का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने कहा कि दिसंबर 2013 में हम चुनाव हार गए थे। तब मुझे सोनिया गांधी ने पार्टी की जिम्मेदारी दी। वसुंधरा राजे की सरकार की गलत नीतियों का हमने विरोध किया। खास तौर पर हमने भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया, जिसका परिणाम हुआ कि उनकी सरकार चली गई। पायलट ने कहा कि हम विपक्ष में थे, उस समय हमने कहा था कि हम बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। मैंने 28 मार्च 2022 को सीएम गहलोत को पहली चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर 2 नवंबर 2022 को दूसरा पत्र लिखा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई तो हमारे कई विरोधी यह भ्रम फैलाएंगे कि हमारी इनसे मिली भगत है। वहीं दिल्ली के शाहबाद डेयरी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे अपने कैरियर की सबसे भयावह वारदात बताते हुए कहा कि सब हदें पार कर दी गई। घटना के बारे में ट्वीट करते हुए मालीवाल ने लिखा कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक नाबालिग मासूम गुड़िया को चाकू गोद कर मार दिया गया और उसके बाद पत्थर से उसे कुचल दिया गया। दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को नोटिस जारी कर उन्होंने कहा कि सब हदें पार की जा रही हैं। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में इससे ज़्यादा भयावह तस्वीर नहीं देखी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं यह मानती हूं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तहस नहस हो चुका है। ऐसी स्थिति हो गई है कि जिसमें महिलाएं और बच्चियां बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को जमकर बवाल हुआ। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाल रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने विनेश, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत तमाम पहलवानों को और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया और जंतर मंतर को खाली करा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने जंतर मंतर पर धारा 144 लागू कर दी और कहा कि अब पहलवानों को दोबारा वहां लौटने नहीं दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। एक्ट्रेस के कपड़ों की प्रयोगशाला में जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कई नए साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद इस मामले की जांच का दायरा अब बढ़ गया है। रिपोर्ट के बाद इस मामले में आरोपी समर सिंह और संजय सिंह समेत 4 लोगों को डीएनए टेस्ट किया जाएगा। पुलिस ने कोर्ट से इसके लिए डीएनए टेस्ट की अनुमति मांगी है। पुलिस अब इस मामले में आरोपी समर सिंह, संजय सिंह, संदीप सिंह और अरुण पांडे के डीएनए सैंपल लेगी और आगे की जांच कराएगी। संजय सिंह और समर सिंह इन दिनों एक्ट्रेस की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद है। संदीप सिंह वो शख्स है जिसके साथ आकांक्षा दुबे को आखिरी बार देखा गया था। आत्महत्या से पहले एक्ट्रेस एक पार्टी से लौटी थी। संदीप ही उसे पार्टी से होटल तक छोड़ने आया था। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी कैद हुई है। घटना के समय से ही, इवन अगले दिन से ही आकांक्षा की मां लगातार कह रही है मेरी बेटी के साथ मिस हैपनिंग हुई है और उसकी हत्या की गई है, परंतु उनका बयान आज तक नहीं लिया गया।
1 महीने से ज्यादा हो गए। माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वादिनी मुकदमा आकांक्षा की मां मधु दुबे का बयान 164 कराया जाए। आज तक बयान 164 नहीं लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।